हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 का एग्रीकल्चर साइंस चैप्टर नंबर 7 सिंचाई की विधियां तथा जल निकास। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुविकल्पी है। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर पहला दे रखा है, सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है। तो आपका जो सरसों की सिंचाई होती है किस विधि से की जाती है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक सही है। सही के सामने आपको सही का निशान लगाना है। पहली विधि यहाँ पे लिखी है नाली विधि, दूसरा है थाला विधि, तीसरा है क्यारी विधि, चौथा है जल वन विधि। तो आपको मालूम होता है जो हम सरसों की सिंचाई करते हैं उसमें पहले से ही थाला बना देते हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से किस सिंचाई की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। प्रश्न नंबर 2, आलू की फसल की सिंचाई किस विधि से की जाती है। पहली विधि दे रखी है क्यारी विधि, दूसरा ऑप्शन दे रखा है छिड़काव विधि, तीसरा ऑप्शन है थाला विधि, चौथा है कांड विधि। तो आपको पता होता है कि आलू की जो फसल होती है उसमें हम मेड़ बना करके मतलब उसमें किनारे किनारे से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये मतलब कि साइंस की लैंग्वेज में है कांड, जबकि हम लोग और भी नामों से बोलते हैं। तो जो अलग अलग नाम होते हैं उस विधि से हम इसको यहाँ पे सिंचाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 3, ऊंची नीची भूमि की सिंचाई किस विधि से की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है क्यारी विधि, दूसरा है थाला विधि, तीसरा है छिड़काव विधि, चौथा है आपका कांड विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि छिड़काव विधि। जब हमारी भूमि ऊंची नीची होती है तो इसकी सिंचाई हम थाला वाला बना कर नहीं कर पाते क्योंकि पानी एक तरफ भागने लगता है। तो हम क्या करते हैं, छिड़काव विधि से करते हैं। स्प्रिंकल, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकल सिंचाई, एरीगेशन। प्रश्न नंबर 4, खेत में जल भराव से मृदा ताप, अगर हम खेत में जल भर देते हैं तो जो मृदा का ताप होता है बढ़ता है घटता है। ऑप्शन नंबर का है घटता है, ऑप्शन नंबर खा है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर गा है स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम खेत में जल भर देते हैं तो आपको मालूम होता है, जाहिर सी बात है, जो मृदा होती है मिट्टी होती है उसका ताप क्या होता है, घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ यहाँ पे 2 शब्द दे रखे हैं जिसमें से एक शब्द सही होगा आपका, एक वाक्य आपका सही होगा जिसको उसको आपको भरना होगा। क्यारी विधि की सिंचाई उत्तम विधि है। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान में क्या भरना था, क्यारी विधि, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको भराना है तो यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, क्यारी विधि सिंचाई की उत्तम विधि है। तो इसमें से एक सही हो जाएगा कौन सा, क्यारी। तो यहाँ पे ले ली हमने। दूसरा है नमी की कमी के कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता है। तो इसमें से क्या लेना था हमको, यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, खाली स्थान में क्या भरेंगे हम लोग, नमी, यानी नमी की, अगर नमी की कमी होती है तो जो हमारा बीज होता है वो अंकुरित नहीं होता है और उसका अंकुरण अच्छा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे कूड विधि से आलू की खेती की सिंचाई की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें से 2 सही होगा, इसमें से दो दिया होगा जिसमें से एक ही सही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैंड विधि या कूड विधि। प्रश्न नंबर 4, ड्रिप विधि से अधिक धन तथा कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा ड्रिप विधि होता है उसमें अधिक धन की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ कुशल श्रम की भी आवश्यकता होती है, यानी कि स्किल्ड लेबर होना चाहिए उसके लिए। क्योंकि जो ड्रिप पाइप के माध्यम से लगाया जाता है अलग अलग जगह पे, आप देखते होंगे अक्सर आपका जो पार्क होता है, पार्क में देखते होंगे उसमें से वो क्या नाम होता है, वहाँ पे कई पहले से अंदर पाइप लगे रहते हैं, उसमें कुछ हम लोग थोड़ा सा छोटा सा एक मतलब कि यंत्र ऊपर लगा देते हैं और क्या राउंड घूम घूम करके चारों तरफ वो पानी को देता रहता है, उसको हम ड्रिप विधि कहते हैं।
तो इसमें जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको लगाने वाला भी चाहिए, जो पाइप का कनेक्शन करने वाला, सब कुछ देखने वाला, यानी कि स्किल होना चाहिए, उसमें महारत उसको हासिल होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इसमें अधिक धन की आवश्यकता भी पड़ेगी। जब आप इसमें इस्तेमाल करेंगे मोटर, आपका बिजली ज़्यादा लगेगी। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे, निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, प्रवाह विधि से आलू की सिंचाई की जाती है। तो अभी ऊपर आपने पढ़ा प्रवाह विधि से हम लोग करते नहीं हैं, कूट विधि से करते हैं, तो यानी कि इसमें ये आपका गलत हो जाएगा। अगला कथन है, अगला प्रश्न है, प्रवाह विधि में कम श्रम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। जो प्रवाह मतलब कि पानी को हम खोल करके और पानी को प्रवाह कर दें, मतलब कि वो धीरे धीरे तैरता हुआ पूरे खेत की सिंचाई करे, तो इसको हम बोलते हैं कम श्रम की आवश्यकता होती है। और आपका प्रश्न नंबर 3 है यहाँ से, क्यारी विधि से गेहूं की सिंचाई नहीं की जाती है। बिल्कुल गलत है। अगर हम क्यारी विधि से नहीं करेंगे तो कहीं पानी ज़्यादा लग जाएगा गेहूं का, तो गेहूं सड़ने की चांसेस रहते हैं और ख़राब होने के, वहाँ पे फसल वहाँ के ख़राब होती है, या कम पानी कहीं पे लग सकता है। तो एक बराबर पानी देने के लिए हम क्या करते हैं, क्यारी बनाते हैं। गेहूँ में कई सारे क्यारी बना करके उसको पानी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि गेहूँ को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं है, तो कम कम मात्रा में दिया जाता है, इसलिए क्यारी के माध्यम से उसको दिया जाती है। आपको पता भी होगा। प्रश्न नंबर 4, कांड विधि या कूट विधि से गन्ने की सिंचाई की जाती है। बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 5, थाला विधि से पपीते की बाग की सिंचाई की जाती है। जो हमारे पपीते के बाग होते हैं उसकी भी हम किस प्रकार से सिंचाई करते हैं, तो थाला बना करके उसकी सिंचाई करते हैं। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में स्तंभ का स्तंभ खा से सुमेल कीजिए। स्तंभ का आपका दे रखा है गेहूँ की सिंचाई, और इधर दे रखा है आपका स्तंभ खा में क्यारी विधि, यानी कि गेहूँ की सिंचाई कैसे करते हैं हम लोग, इसमें डायरेक्ट मिलान कर दिया गया है, तो क्यारी विधि से करते हैं। धान की सिंचाई का हम कैसे करते हैं, प्रवाह या जल प्लावन विधि से, जल निकासी विधि, भूमिगत नाली बना करके, जल भराव भूमि, दलदली। यानी कि इन सब का पहले से आपका यहाँ पे आंसर दे रखा है, इसका मिलान पहले से हो चुका है, तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, सिंचाई देर से करने पर फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर में लिखेंगे, सिंचाई देर से करने पर फसलों पर कुप्रभाव पड़ता है और पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता, जिससे उत्पादन पूरा नहीं मिल पाता। तो आपको पता होगा, अगर हम सिंचाई देर से करते हैं तो फसलों पर कुप्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता है, जिससे हमारा उत्पादन भी पूरा नहीं होता है और कम मात्रा में उसका उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 6, जल भराव से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अब जल भराव हो गया, वहाँ पे हम सिंचाई नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे जल ज़्यादा हो गया, तो उससे क्या प्रभाव होगा। इसमें देखते हैं, जड़ों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पौधे मुरझाने लगते हैं। जड़ों द्वारा भूमि से पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रिया रुक जाती है, रासायनिक पदार्थ विषैले पदार्थों में बदल जाते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि तथा विकास प्रभावित होता है। तो अगर आपका एक्सेस मात्रा में जल भी हो जाता है, पानी भी अगर आप पौधों को दे देते हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं उसके लिए हानिकारक ही होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, पौधे जो होते हैं मुरझाने लगते हैं, उनके जड़ों द्वारा जो पोषक तत्व होता है अवशोषित नहीं हो पाता है, उसका अवशोषण रुक जाता है। जो रासायनिक उसमें पदार्थ मिले रहते हैं वो विषैले पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फसलों की वृद्धि तथा विकास क्या होती है, प्रभावित होता है और ये बढ़ नहीं पाते हैं। प्रश्न नंबर 7, छिड़काव विधि क्या है। भारत में यह विधि अभी तक अधिक लोकप्रिय क्यों नहीं हुई। यानी कि स्प्रिंकल विधि इसको हम कहते हैं, स्प्रिंकल इंग्लिश में बोलते हैं छिड़काव विधि को। उत्तर में लिखते हैं, छिड़काव विधि में पानी को पाइप के द्वारा खेत तक लाया जाता है और स्वचालित यंत्रों द्वारा छिड़काव करके सिंचाई की जाती है। कृषि कार्य में छिड़काव विधि सिंचाई की उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में महंगे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय किसान इस महंगे यंत्रों को खरीद पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए यह विधि भारत में लोकप्रिय नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं, जो छिड़काव विधि होता है उसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, कम पानी में ही पूरे आपके जिस प्रकार से वर्षा की बूंदें होती है, वर्षा पूरे खेत में बराबर मात्रा में पानी लगाती है, उसी प्रकार से हमारा छिड़काव जो स्प्रिंकल विधि होती है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी उसी प्रकार से
और जहाँ पे हमारी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, एक बराबर ज़मीन नहीं होती है, उसके लिए अति इम्पॉर्टेंट होता है। तो कहीं पे लगा दीजिए पाइप के माध्यम से, वो पानी को ऊपर से छिड़काव करके देता रहेगा। लेकिन इसके जो यंत्र होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, इसको लगाना थोड़ा सा धन की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे भारत में ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि उतने यहाँ के जो किसान हैं भारत के, वो उतने समर्थ नहीं है कि वो खरीद पाएँ। इसलिए यह जो स्प्रिंकल विधि होती है या छिड़काव विधि होती है, भारत में कम लोकप्रिय है। प्रश्न नंबर 8, थाला विधि से सिंचाई की 2 लाभ बताएं। जो हम थाला विधि से सिंचाई करते हैं उसके 2 लाभ आपको बताने हैं। तो आइए देखते हैं थाला विधि के 2 लाभ कौन कौन से होते हैं। पहला लाभ यहाँ पे दे रखा है, इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है, क्योंकि पानी पूरे क्षेत्र में देने के बजाय प्रत्येक पौधों के जड़ के पास बने थाले में दिया जाता है। आप देखते होंगे अक्सर आपके आम के पेड़ आते हैं, तब क्या करते हैं, इसके किनारे एक थाला बना देते हैं और पानी इसमें दे देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, पेड़ का जो जड़ होता है पानी को सोखता है। तो आपको पूरे क्षेत्र में पानी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके पास में थाला बना दिए और लगा दिए। इस प्रकार से आप पपीते का खेती किए हैं तो आप क्या करते हैं, पपीते के पास थाला बना देते हैं और पानी को ला करके वहाँ पे छोड़ देते हैं। इस प्रकार से थाले में उसको डायरेक्ट उसको पानी मिल जाता है और जो क्षेत्र खाली रहता है उसको आवश्यकता नहीं होती पानी देने की, और पानी की बचत होती है। दूसरा यहाँ पे लाभ आपका यह होता है, पौधों की जड़ तना सीधे जल संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं होती है। दूसरा कारण यह होता है कि जो पौधों की जड़ या तना होते हैं सीधे जल के संपर्क में आते भी नहीं हैं, और जिससे पौधों को कोई हानि भी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 9, जल जमाव से होने वाली 2 हानियाँ बताएं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी 2 हानियाँ हैं। जल जमाव से होने वाली 2 हानियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है मृदा वायु संचार और मृदा ताप में कमी होना। तो जो मृदा में वायु संचार होता है और मृदा में ताप की जो होता है, उसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे जल अगर जमाव रहेगा तो वहाँ पे उसकी कमी आ जाएगी, वहाँ पे टेम्परेचर भी लो हो जाएगा और वायु संचार भी नहीं हो पाएगा सही से। दूसरा यहाँ पे हानि है भूमि दलदली होना और हानिकारक लवण इकट्ठे होना। तो वहाँ की जो भूमि होती है दलदली होने लगती है और वहाँ की जो मिट्टी भी होती है उस पर हानिकारक लवण इकट्ठे होने लगते हैं। प्रश्न नंबर 10, उचित जल निकास का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर में लिखेंगे, भूमि का ताप संतुलित हो जाता है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, हानिकारक लवण बह जाते हैं, मृदा संरचना में सुधार हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, मृदा में जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 11, थाला विधि की सिंचाई का चित्र बनाएं। तो इस प्रकार से आपको मालूम होता है थाला विधि से यहाँ से मान लीजिए एक नाली बना दिया, नाली से एक यहाँ से नाली, फिर यहाँ पे थाला बना दिया, फिर आगे नाली को बढ़ाएं, फिर यहाँ पे थाला बना दिया, फिर नाली को आगे बढ़ाएं, थाला बना दिया, फिर नाली को आगे बढ़ाएं, थाला बना दिए। तो आप देख रहे होंगे कुछ न खाए, कुछ एरिए खाली है जहाँ पे हम अगर पानी की आवश्यकता नहीं है और नाम अगर प्रवाह विधि से भर देते तो पूरा पानी इस एरिया में पूरा पानी हो जाता। पर हमने थाला के माध्यम से किया तो कहीं ना कहीं उसके पेड़ पौधों के आसपास भी पानी उसके जड़ों के पास पहुँच सका और आसानी से थाले के माध्यम से सभी थाले में नाली के माध्यम से सभी थालों में पानी पहुंच गया और पानी का हमारा ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ और पानी का बचत हुआ। इस प्रकार से आपको थाले का नामांकित चित्र बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको सामने बना हुआ है, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपने फसलों को अधिक सिंचाई कर दी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर में लिखेंगे, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसल पीली पड़ जाती है, पीली पड़कर नष्ट होने लगती है। तो इसीलिए जो हमारी जो गेहूं की खेती होती है तो हम क्या करते हैं, हम क्यारियाँ बना करके पानी को भरते हैं, जिससे हमारा जो अगर हम क्यारी बना के रखते हैं तो पानी कम मात्रा में लगता है, जितना पानी की आवश्यकता होती है उतनी पानी उसको दिया जाता है फसल को। अगर हम उससे ज़्यादा एक्सेस मात्रा में पानी दे देंगे तो क्या होंगी, फसल क्या होती है, पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़कर क्या होती है, नष्ट होने लगती हैं। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कम हो जाता है और पौधे मुरझाने लगते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, सिंचाई का अर्थ समझाइए। सिंचाई की कितनी विधियां हैं, किन्हीं 2 विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं। फसलों और बाग में पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है। सिंचाई की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है आपका
जल प्लवन या प्रवाह विधि। आप देखते होंगे पानी को, ये आपका खेत है, खेत में एक तरफ से पानी खोल दिया और पूरे खेत में बहने दीजिए, ये आपका जल प्रवाह का विधि हो जाएगी। दूसरी आपका होती है क्यारी विधि, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गेहूँ जैसे फसलों को उगाते हैं। तो मान लीजिए हमारा खेत है, खेत में हमने क्या कर लिया, क्यारी बना दिया, कुछ यहाँ पे नाली बना दी, इससे क्या हुआ कि पानी इसमें डाले, इस क्यारी में पहुँच गया, यहाँ से खोल दिए। इस प्रकार से आपने अपने अपने तरीके से उसको क्यारी बना करके पानी को दे दिया। अगला है कांड विधि। इसमें कांड विधि में आप देखते हैं, कांड विधि में, कांड विधि जो होती है वो आप देखते होंगे, जैसे आलू बोया, आलू को किनारे किनारे क्यारी बन जाती है, नाली बन जाती है और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा रहता है बीच में, और हम क्या करते हैं नीचे एक सीधे पानी देते हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आलू वाला जो होता है मोर चढ़ा रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे नाली बनी रहती है किनारे किनारे। इस प्रकार से आपको पानी प्रोवाइड करना होता है। इसको इसमें एक किसके लिए होता है, आलू की खेती के लिए होता है। अगला विधि है थाला विधि। थाला विधि अभी आपने फिगर ऊपर देखा ही देखा, इस प्रकार से कोई नाली थी, इस नाली को जोड़ करके यहाँ पे थाला बना दिया, फिर आगे बढ़ा करके एक थाला, इस प्रकार से यहाँ पे थाला बना दिया, फिर आगे बढ़ा करके नाली को थाला। तो इस प्रकार से आपने देखा थाला बना करके आप पेड़ पौधों को, पपीते के पेड़ के पौधों को थाला बनाकर पानी देते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे आप फिगर बना सकते हैं। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है यहाँ पे, पाँचवीं विधि है छिड़काव विधि, जिसको हम स्प्रिंकल विधि के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखते होंगे इसमें पाइप लगा करके जो आधुनिक यंत्र होते हैं उसकी सहायता से पानी को प्रोवाइड किया जाता है। सबसे बेस्ट उदाहरण अगर आपने अगर किसी पार्क में देखे होंगे, पार्क में गए होंगे, तो वहाँ पर अक्सर जो बड़े पार्क होते हैं वहाँ पे पानी का जो छिड़काव किया जाता है घासों पे, क्योंकि वहाँ पर आप देखते होंगे कुछ वहाँ की भूमि ऊपर उबड़ होती है, कुछ खाबड़ होती है, यानी कि ऊपर नीचे बनाई जाती है, जैसे पहाड़ जैसे बनाए जाते हैं ना, ढलान कहीं पे होती है कहीं पर हो। तो क्या करते हैं, उसको स्प्रिंकल विधि द्वारा हम पानी दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रवाह के माध्यम से देंगे तो ऊपर का पानी रुकेगा नहीं और सीधे पानी नीचे चला जाएगा। तो हम धीरे धीरे मात्रा में स्प्रिंकल के माध्यम से यानी कि छिड़काव विधि से देते रहते हैं, ये हमारी महंगी होती है। पॉइंट नंबर 6 होगा आपका ड्रिप विधि यानी टपक विधि इसको बोलते हैं। हम क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ों के पास ले जा कर के कुछ पाइप के माध्यम से पानी को हम धीरे धीरे मात्रा में, जिसको धीरे धीरे वो बूंदों के रूप में पानी गिरता है, यानी टपक टपक करके गिरता है, उस विधि से हम छिड़काव करते हैं। तो पानी की ज़्यादा इसमें बहुत ही कम बचत, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बचत होती है, पानी की मात्रा बहुत ही कम लगती है। सीधे यहाँ पे पानी पौधों की जड़ों को प्रोवाइड किया जाता है, उनके सीधे जड़ों में रख दिया जाता है और धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी उसके पास पहुँचता रहता है। तो ये आपकी विधियाँ हैं। उसके बाद प्रवाह विधि देखते हैं। प्रवाह विधि क्या होती है? प्रवाह विधि खेत में पलेवा करने व धान की सिंचाई हेतु काम में लाई जाती है। इस विधि में सिंचाई आसानी से होती है, समय की बचत होती है, गन्ना धान जैसे फसलों को पर्याप्त पानी मिल जाता है। दूसरा है हानि क्या होती है इससे, प्रवाह विधि से? इसमें पानी बहुत बेकार में खर्च होता है, जल का असमान वितरण होता है, ढालू खेत के लिए अनुपयुक्त होता है। ड्रिप विधि की बात करते हैं यानी टपक विधि की। तो टपक विधि से पानी कैसे हम देते हैं? इसमें जल को पौधों की जड़ में बूंद बूंद करके दिया जाता है। यह विधि ऊसर, बलुई तथा बाग के लिए उपयुक्त है। पीवीसी पाइप लाइन खेत में बिछाकर जगह जगह नोजिल लगाए जाते हैं। इन पाइपों में 2.5 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर दबाव से जल छोड़ा जाता है, जो धीरे धीरे भूमि को नम करता है। इसके लाभ क्या क्या हैं ड्रिप विधि के? तो ड्रिप विधि के लाभ यहाँ पे दे रखा है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में कम पानी से ज़्यादा क्षेत्रफल में सिंचाई हो जाती है। जल हानि न्यूनतम होती है। भूमि समतलीकरण ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे इससे क्या लाभ होता है कि अगर यहाँ पे वर्षा कम हो रही है तो हम कम पानी में भी उस क्षेत्रफल को आसानी से सिंचाई कर सकते हैं और अच्छे खासे जितनी उसकी आवश्यकता होती है उतनी सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखते होंगे इसमें जो जल हानि होती है, जो जल का बर्बाद होता है, उसको भी हम न्यूनतम कर सकते हैं, कम से कम जल का हानि हो सके। इसमें ज़रूरी नहीं कि हम भूमि को समतल करें या उसको समतलीकरण पाटा लगाकर समतल करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा भी भूमि है उस भूमि पे हम इस प्रकार की खेती करके उसको पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। हानि क्या हो सकती है? शुरू में अधिक लागत आती है, बिल्कुल सही है। इसमें जब जाहिर सी बात है पीवीसी पाइप लगाएंगे और सब प्रेशर भी देना पड़ेगा, कितना प्रेशर देना है कि अधिक मात्रा में दे दिया तो पानी बहुत तेज़ जाएगा, कम भी दे दिया तो बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो मतलब कि एक लिमिट, उसके भी कोई यंत्र हमको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ स्वस्थ जल व तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आपको
टेक्निक, इसके कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, कैसे कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में भी आपको नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो ये हुए ड्रिप विधि के लाभ और हानि। प्रश्न नंबर 14 है प्रवाह तथा ड्रिप विधि के गुण और दोषों को लिखिए। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है, तो आप इसको वहाँ से देख लीजिएगा, जो 13 का आंसर है। प्रश्न नंबर 15 फलदार वृक्षों के लिए आप सिंचाई की किस विधि को अपनाएंगे और क्यों, वर्णन कीजिए। जो फलदार वाले वृक्ष होते हैं उसके लिए सिंचाई किस प्रकार सिंचाई करनी चाहिए और क्यों, इसका वर्णन करना है। तो उत्तर में लिखेंगे फलदार वृक्ष की सिंचाई के लिए थाला विधि अपनाई जाती है। अब जब देखते हैं आम का पेड़ तो उसके किनारे किनारे हम देखते हैं थाला बना दिया जाता है और हम थाले में प्रोवाइड करते हैं पानी को। आप देखते हैं पपीते की खेती हो रही है, पपीते में भी हम थाला बना के पानी देते हैं। इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है और पौधे पानी का समुचित उपयोग करते हैं क्योंकि पानी जड़ों के पास थाला में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 16 जल निकास का अर्थ समझाइए, जल जमाव से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे जल निकास का अर्थ है, इसमें लिखेंगे खेतों में अतिरिक्त पानी निकालकर बहा देना जल निकास कहलाता है। कृषि विज्ञान में इसका विशेष अर्थ है जल निकास की निम्न विशेषताएं हैं। खेत में आवश्यकता से अधिक पानी भरने से रोकना। दूसरा है खेत में अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना। जल जमाव से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, तो जल की अधिकता से निम्न हानियाँ होती हैं। पहला है मृदा वायु संचार में नमी। दूसरा है मृदा ताप में कमी। तीसरा है मिट्टी में हानिकारक लवणों का इकट्ठा होना। चौथा है भूमि का दलदली होना। पांचवा है लाभदायक मृदा जीवाणुओं के कार्यों में बाधा। तो ये सब हानियाँ हो जाती हैं अगर जल जमा हो रहा हो। प्रश्न नंबर 17 मृदा से जल निकास कितने प्रकार से किया जाता है, जल निकास की एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे जल निकास की 2 विधियाँ हैं। पहली तो आपकी सतही खुली नालियों द्वारा और दूसरा आपका है भूमिगत बंद नालियों द्वारा। बात करते हैं हम लोग खुली निकास नालियों में खेत सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई तथा लगभग 75 सेंटीमीटर ऊंची और सीधी नालियां बनाई जाती हैं। इन्हें आगे बड़ी नाली में मिलाया जाता है। बड़ी नाली को प्राकृतिक नाले या नदी में डाला जाता है। अगर हम भूमिगत बंद नालियों की बात करें तो ये वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ भू स्तर ऊंचा होता है, यानी जो भूजल का स्तर होता है ऊंचा होता है। ये नालियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली तो आपकी होती है पोल जल निकास नालियाँ। इसमें क्या करते हैं कि लकड़ी के टुकड़े को तिकोना आकार में रखकर ये जल निकास नालियाँ 80 से 90 सेंटीमीटर गहरी 30 सेंटीमीटर चौड़ी बनाई जाती हैं। दूसरा है कि स्टोन जल निकासी नाली। इसमें क्या होता है कि इसमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है टाइल डेंस नाली क्या होती है, टाइल्स से बनी नालियाँ सर्वोत्तम होती हैं। तो इस टाइल्स के माध्यम से हम इसको निकाल करके भूमिगत जल में प्रवाहित कर सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है, 1-2 चैप्टर रोज बचे होंगे, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको आप लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।